चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पारी की शुरुआत कर दी है। दूसरी पारी में पहला बजट आ चुका है और पहले बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों का ख्वाब दिखाया गया है। बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं के साथ साथ देश को आर्थिक मजबूती देने की तैयारी भी की गई है। पीएम मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के दौरान बजट पर अपनी बात रखी, साथ ही बताया कि किस तरह से देश $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। पीएम ने कहा कि देश के लोगों की इच्छा शक्ति ही अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में 60 साल लग गए, लेकिन हमने 5 साल में 1 ट्रिलियन और जोड़ दिया है और अपने आप में सबूत है कि अगर हम लक्ष्य को लेकर चले तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि हर घर को आय बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चलना होगा, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। वाराणसी में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे पीएम मोदी ने बजट को लेकर और कई विजन बताए। इस दौरान अंग्रेजी में एक कहावत सुनाई कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों को मिलेगा। इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। आज जितने भी विकसित देश हैं, उनमें ज्यादातर के इतिहास को देखें तो एक समय में वहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन इन देशों के इतिहास में एक और दौर ऐसा आया जब कुछ ही समय में प्रति व्यक्ति आय ने जबरदस्त छलांग लगाई। यही वो समय था जब वो देश विकासशील से विकसित यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ गए। जब किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसकी खरीद की क्षमता बढ़ती है, खरीद की क्षमता बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सामान का उत्पादन बढ़ता है, सेवा का विस्तार होता है और इसी क्रम में रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उस परिवार की बचत या सेविंग को बढ़ाती है। मोदी ने इस दौरान कहा कि आने वाले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी किसान और खेती की होगी। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। पीएम मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का विजन रखा। हालांकि इसमें बजट को भी पूरा सहयोगी बताया, लेकिन बजट आने के बाद मध्यम वर्ग शायद ठगा सा महसूस कर रहा है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में आमजन का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नरेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बजट के कुछ लक्ष्यों की, यह हासिल कैसे होंगे, और न केवल हिंदुस्तान में, अर्थ को समझने वाले तमाम लोग इस बात को लेकर के मोदी का मैनेजमेंट जानना चाह रहे हैं कि आखिर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की कैसे होगी। अगर यह होगी तो हम जर्मनी के ऊपर जाके और एक जंप ऊपर चले जाएंगे। आज हम 6ठे स्थान पे हैं। तो चले इसी को लेकर के और हम चर्चा करेंगे आखिर लक्ष्य कैसे हासिल होगा, क्योंकि जीडीपी काफी मायने रखती है इसमें। अभी हम पिछले 7 साल के अंदर हम देखें तो जीडीपी कई बार हमारी फ्लैक्चुएट की है, 6 से नीचे भी चली गई है। लेकिन अब इस चुनौती को हासिल करने के लिए हमें जीडीपी करीब 8% बरकरार रखनी होगी। डॉलर के मुकाबले रुपये को काफी मजबूत रखना होगा। ये तमाम चुनौतियां ऐसी हैं। महंगाई दर को कंट्रोल करना होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार चाहकर के भी कई बार नहीं कर पाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल जो मार्केट है वह बहुत कुछ तय करता है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आपने अभी हमारे मजमून में सुना, बजट के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे और वहां पे एक बार फिर जिक्र किया उन्होंने और कहा कि $5 ट्रिलियन हम लक्ष्य हासिल करेंगे। और यही एक हमारे सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब, भाजपा नेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में हैं, और इसी तरह से पेशेवर सीए सुरेंद्र धाकड़ हमारे साथ में है। आपका स्वागत है। मैं धाकड़ साहब आपके पास जाना चाहूंगा एक बार। नरेंद्र मोदी जी ने जो दावा किया है, उस दावे का वो लगातार दूसरे दिन जिक्र किया उन्होंने, और ये पहली मर्तबा नहीं किया। पिछले 1 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं हम, जो मुश्किल नहीं है। नरेंद्र मोदी का अपना एक गणित है और सरकार चाह रही है। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो मैं तो कहूंगा शुभकामनाएं, और वास्तव में अगर आर्थिक तरक्की होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें? योगेन जी, यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्थिक विकास ही सभी विकासों का मूल आधार है। आर्थिक विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश की जनता आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें मेरा एक कहना है कि आपका आर्थिक विकास के लिए कुछ 2-3 चीजें जरूरी हैं, जिसमें एक घरेलू बचत, जो आपका डोमेस्टिक सेविंग, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी, ये तीनों का एक बड़ा कोरिलेशन है। जब तक हमारी घरेलू बचत, जैसे आर्थिक सर्वे में भी जिक्र किया गया था कि हमें अपनी घरेलू बचत को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये देखें कि 1991-92 में जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन हुई थी, तब हमारी जीडीपी का तकरीबन 21% घरेलू बचत थी। 2007-8 में जाके एक तकरीबन 37.1% रही। लेकिन उसके बाद में हमारी घरेलू बचत के अंदर धीरे धीरे गिरावट आई, और अभी 18-19 के अंदर करीब 17% हमारी जीडीपी का 17% घरेलू बचत है। जबकि हम चाइना को देखें, चाइना जिस हिसाब से तेज रफ्तार से जो विकास कर रहा है, उसकी आर्थिक विकास में वो एक बहुत बड़ा योगदान है घरेलू बचत का, जो करीब 45% है जीडीपी का। सरकार ने ये सोचा है कि हमको घरेलू बचत बढ़ानी है। ये बहुत बढ़िया सोच है, क्योंकि ये मानना है कि यदि आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेनी है तो घरेलू बचत को आपको 40% से ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि ये वो बचत है जो सरकार को एक कॉन्फिडेंस देती है, सरकार के हाथ में फंड्स देगी, सरकार उस फंड्स को जो है इन्वेस्ट करेगी और एक देश आगे बढ़ेगा। तो 17% से 40% या 42% का एक बड़ा गैप है यहाँ पे सरकार ने। लेकिन घरेलू बचत कैसे बढ़ेगी, इसके लिए अभी कोई रोड मैप नहीं दिया है। यहाँ पे हम चाहेंगे कि सरकार इसको थोड़ा सा घरेलू बचत को ले, और जो पुरानी जैसे अल्प बचत की योजनाएं थी, जो तकरीबन अभी उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि उन अल्प बचत की योजनाओं को वापस से बढ़ाए तो लोगों में वापस से एक अपनी बचत का जो आदत बढ़ेगी, जो स्मॉल सेविंग्स की जो आदत पड़ेगी, जो छोटी छोटी सेविंग बढ़ के जो नोटबंदी का डर तो नहीं है इसमें?
नोटबंदी एक, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए सेविंग की एक हैबिट, और मैं कहूंगा खासकर महिलाओं के संस्कारों में है। 90% महिलाएं जो घरेलू हैं, हाउसवाइफ भी हैं, वह भी किसी भी तरह से, ये कहा भी जाता, आपने भी देखा हो, चाय के डिब्बे में, चीनी में, ऐसे ऐसी जगह छिपा के रखती थी पैसे। वो केवल एक सेविंग, और सिर्फ एक परिवार के लिए, ऐसा नहीं कि कोई खुद के लिए, वो इन्वेस्टमेंट उनका इस तरह से अगर करती भी है तो गोल्ड खरीदा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये नोटबंदी के बाद ऐसा तो नहीं इनसिक्योरिटी हो लोगों में कि पता नहीं है मेरी जो पर्सनल जो अपने किसी रिसोर्स से पैसे जमा भी किए हैं कल को ओपन हो जाएंगे ये? योगेंद्र जी देखिए, नोटबंदी के बाद में महिलाओं में, विशेषकर महिलाओं में एक असुरक्षा की भावना जरूर आई थी, लेकिन अभी हमारे जिस हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं से भी विशेषकर मेरा निवेदन है कि वो बैंक अकाउंट खोलें, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलें, और अपनी बचत को, छोटी छोटी बचत को पोस्ट ऑफिस में रखें, है ना, सेविंग अकाउंट्स में रखें, चाहे एनएससी में रखें, आपके रेकरिंग डिपॉजिट में डालें, कहीं पे भी डालें। उस बचत को कैश के रूप में, लिक्विड कैश के रूप में नहीं रख के आपको बैंक में रखेंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो नोटबंदी जैसी यदि कोई दोबारा कोई सरकार कोई स्कीम भी लेके आती है तो आपको अपने किसी पैसे को लेके डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको उस पैसे के ऊपर कुछ ब्याज भी मिलेगा, कुछ अर्निंग भी होगी जो आपकी उस बचत को और इजाफा करेगी। तो सेफ सेविंग कह सकते हैं इसे, इसको सेफ सेविंग कह सकते हैं, और सरकार की मंशा भी यही है कि आप इस तरीके की सेफ सेविंग बढ़ाएं। बिल्कुल। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, मोदी साहब का लक्ष्य निश्चित रूप से आज सब जगह एक चर्चा का विषय है कि $5 ट्रिलियन कैसे अचीव करेंगे हम। हालांकि उन्होंने कहा भी है कि मुश्किल नहीं है, कुछ बाधाएं हैं। एज ए सीए, अब बीजेपी के नेता तो ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते मैं इस एटमॉस्फेयर में जानना चाहता हूं कि यह संभव कैसे होगा। देखो योगेंद्र जी, विश्व की 6ठी आर्थिक शक्ति है भारत, जिसको हमको तीसरी आर्थिक शक्ति पे लाना है। तो तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए मोदी जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन 2025 तक भारत को लाना है। तो उसके लिए देखो, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से, एफडीआई, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने देखा होगा कि अभी कस्टम ड्यूटीज वगैरह में हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एक मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए उसको कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसी तरीके से अभी एक नई स्कीम आने जा रही है कि गोल्ड सेविंग अकाउंट। गोल्ड सेविंग अकाउंट वो ऐसी स्कीम है जो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम है कि वो अपना पैसा गोल्ड के रूप में बैंकों के अंदर जमा कराए। उसके ऊपर उसको जब उसको आवश्यकता होगी तब वो उसको विड्रॉ भी कर सकती है और उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक 8% की जीडीपी नहीं आएगी रेगुलर, तब तक वो $5 ट्रिलियन का आर्थिक शक्ति नहीं बन सकती। तो उसको बढ़ाने के लिए कई तरीके के जो रास्ते हैं, डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं, वो उन्होंने खोले हैं। जैसे एफडीआई है आपके, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई खोली है। इसी तरीके से आपके मीडिया के अंदर एफडीआई खोली है। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे फंड का इनफ्लो होगा। फंड का इनफ्लो होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और देश का विकास होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी दुबई के अंदर जो वहां की जो फ्री शॉप्स है, फ्री शॉप्स में पहले दुबई की करेंसी चलती थी, अब वो इंडियन करेंसी अलाउ कर दी। इंडियन करेंसी अलाउ करने से क्या हुआ कि आपको डॉलर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की ये एक बहुत बड़ी बचत हुई है। तो इस तरह से कई तरीके के मेजर्स हैं, उसकी वजह से अपन मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन का, वो 2025 तक पूरा होने की संभावना है। और उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तो उससे ये चीजें अचीव होंगी। हो सकता है। मैं धाकड़ साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। दावा किया जा रहा है कि निवेश के जरिए एफडीआई में जो मीडिया सेक्टर हो, पीपीपी मोड पे भी जा रहे हैं, जैसे रेलवे का 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात है 2030 तक, 18 से 30 तक में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि इंफ्रा पे निवेश का 100 लाख करोड़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी दिशाएं तय कर रही है मोदी सरकार जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसे अचीव कर सकते हैं।
योगेन जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सरकार ने जो 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का बजट रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेटेड होंगे, आर्थिक विकास भी होगा, लेकिन कुछ और सेक्टर्स हैं वहां पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो विशेषकर एमएसएमई सेक्टर है उसका बूस्टअप करें, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का हमारी जीडीपी में तकरीबन 52% का योगदान है। उस योगदान को हम नकारे नहीं, उस योगदान को उसको एमएसएमई को थोड़ा सा बूस्टअप करने की जरूरत है। पोल्यूशन के लिए एक बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हम लेके आए हैं, उस पर जीएसटी के रेट कम करने की बात करें। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, 12 से 5% की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो करंटली उसकी हालत अभी और खराब है, तो करंटली इस प्रपोजल के बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत और ज्यादा खराब होनी है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक देश का बड़ा सेक्टर है जहां हमारा ग्रोथ दे रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हमको प्रोग्रेस दे रहा है। तो एक ये बड़ा सवाल है कि हमको बाकी सेक्टर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर है उसको भी उतनी जरूरत है, माइनिंग को भी उतनी जरूरत है। केवल एक सेक्टर पे फोकस नहीं करके जब तक सरकार मल्टी सेक्टर्स को फोकस नहीं करेगी, एक समग्र विकास की विचारधारा से आगे बढ़ेगी। एफडीआई का जो जिक्र किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म ये दिखाई दे रहा है भाजपा को कि इस रास्ते से हम हमारी जीडीपी को 8% तक भी लेकर के जाएंगे और मैनेज कर सके हैं जो हमारा टास्क है उससे। एफडीआई जो हमने अभी कुछ सेक्टर मीडिया है और एविएशन में इनमें जो परमिशन देने की बात करी है, इसके अलावा जो सेक्टरल आपकी कैपिंग थी 24% की, उसको भी बढ़ाने की बात करिए बजट के अंदर। अब देखते हैं कि सरकार उसको कितना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ईज टू ऑफ बिजनेस ये एक बहुत बड़ा है कि हमको जो बाहर का इन्वेस्टर ला रहा है उसको हम कितनी सुविधाएं दे पाते हैं, ये एक देखने की बात होगी। क्योंकि अभी जो करंट में कितना हमारा इनफ्लो आ रहा है ये भी हमको सरकार को एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो अभी 5 ट्रिलियन के लिए मैं मानता हूं 8% भी सफिशिएंट नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप 9 लेके जा रहे हैं, कभी फ्लैक्चुएट कर सकते हैं कि, लेकिन एवरेज ये तो एवरेज है कि 8% तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। 24% भी जा सकती है और 9% भी जा सकती है। 8 तो एवरेज है कि आपको ये तो मैनेज करना पड़ेगा। 8 के नीचे तो 7% का इस 2019 का हमारा टारगेट है 7% का। 2019 का निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला है कि सब जीडीपी तो इस वर्ष 7% का है और अगले वर्ष से 8% जीडीपी को ग्रो करना है। आपने जैसे एमएसएमई की बात की, तो एमएसएमई के अंदर अभी हमने बहुत बड़ा एक तो एमएसएमई सेक्टर को 2% का फायदा दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो आपको अगर 2% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और व्यापारी वर्ग को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरीके से आपके लोन 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो 59 मिनट्स के अंदर सैंक्शन होगा और उसको एक इजी लोन में मिलेगा। 2 करोड़ रुपए तक सीजीटीएमएस की स्कीम है जो कि विदाउट कोलेटरल स्कीम है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी हमने स्कीम लाए हैं कि भाई महिलाओं को रोजगार के अवसर के लिए उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। उनके जो जनधन अकाउंट के अंदर 0 तो 5,000 का 5,000 रुपए की ओडी फैसिलिटी दी है। तो इस तरह के कई मेजर्स हैं जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब जल शक्ति मंत्रालय बना है। जल शक्ति मंत्रालय एक ऐसा इतना बड़ा मंत्रालय है जिसको कि वाटर रिसोर्सेज। अगर एक बात लेकिन कहना चाहूंगा, आप दोनों बिल्कुल इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार है, आप फाइनेंस के बारे में समझते भी हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल फ्यूल रेट्स में इजाफा करने की वजह से आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट पे हर आदमी पहले अपनी वो टारगेट करके चलेगा कि मेरे को घर के लिए, रास्ते के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है, सिर्फ मैं वही खरीदूंगा। पहले जब पैसा महंगाई कम दे, महंगाई दर एक आपके इसमें 3 चीजें बताई जाती हैं कि महंगाई दर, जीडीपी और एक ये डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती। ये ऐसी चीजें हैं कि 5 ट्रिलियन। इसके लिए योगेंद्र जी मैं बताना चाहता हूं कि आपने पेट्रोल और डीजल के 1 रुपया बढ़ाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है कि अब 4 रुपए 27 पैसे 47 पैसे बात करेगा। आप इसके मैं बताता हूं कि एक तो हमारा मोदी जी का सपना है कि भारत पर्यावरण मुक्त हो, पर्यावरण ग्रीन वेल्थ हो, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा पॉल्यूशन फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उनका फोकस है कि इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदोगे तो 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी आपको। अभी आप देखिए कि डॉलर की प्राइस जो कि 71-72 जो हुआ करती थी आज 69 से नीचे है। तो अगर डॉलर की प्राइस अगर कंटिन्यूअसली नीचे आती है
तो आपको उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से अभी जैसे दुबई के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप जो है उसके अंदर उन्होंने इंडियन करेंसी चालू कर दी। इंडियन करेंसी चालू करने से क्या है कि 65,000 करोड़ रुपए की मैं दूसरी बात कर रहा हूं सर, तो इसलिए डॉलर की प्राइसेस कम होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि चैलेंजेस जो 3 बड़ी चुनौतियां इसके अंदर होंगी, चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक आपकी जीडीपी एटलीस्ट एवरेज 8% होना, होगी तो आपके डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती। दूसरा, महंगाई दर को आप मैनेज कैसे करेंगे, एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी जिस उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा था, आपने बढ़ाया 1 रुपया पेट्रोल पे, फ्यूल प्राइस पे, लेकिन उस 1 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जोड़िए, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट ने भी रेट बढ़ाया तो 4 रुपए 47 पैसे का इजाफा हुआ। बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट को रेट बढ़ाना नहीं चाहिए था, इस टाइम पे बढ़ाना नहीं चाहिए था। हो सकता है ये उनकी मजबूरी हो, राजस्थान सरकार का हाँ, वो उनका लुकआउट सरकार का ये, लेकिन ये राजस्थान सरकार ने बढ़ाया और दूसरी स्टेट के अंदर वेट नहीं बढ़ाया, केवल राजस्थान के अंदर बढ़ाया, तो वो वेरिएशन रहेगा इसका। खैर सर, फिर भी देखिए 2.5 रुपए का फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल 1 लीटर पे 2.5 रुपए का इजाफा छोटी बात नहीं होती है। शाम जब 70 पैसे बढ़ जाते हैं, इसमें शाम को एक क्लेरिफिकेशन दिया था नितिन गडकरी जी ने कि ओनली 1 रुपया सेस नहीं बढ़ा रहा, 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाइए। तो उसमें अभी कंफ्यूजन है कि वो 1 रुपया ही बढ़ेगा या 2 रुपए बढ़ेगा। बढ़ेंगे 2 रुपए 27 पैसे, 2 रुपए 27 पैसे का इजाफा होगा। तो वो उस चीज का जो इफेक्ट है। तो ये सर, मैं वही बात कह रहा हूं, आज अगर 1 लीटर के अंदर इतना होता है, तो आप सोचिए कोई ड्राइव करता है 4 व्हीलर जिसके घर में है, वो ये देख करके चलता है कि अब मुझे थोड़ा सा मेरी पॉकेट मनी को मुझे उसको रिजर्व करना होगा, क्योंकि पैसा आपके पास में लिमिटेड आ रहा है। आपके मुझे अगर सैलरी जितनी मिलती है उसी में से मेरे को घर भी चलाना है, अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो वहां आकर के कंज्यूमर ये देखता है कि मार्केट में मुझे पैसा ज्यादा नहीं फेंकना है। अगर मुझे 3 शर्ट लेनी है तो मैं कंजूसी करूंगा कि नहीं यार 2 में भी काम चल सकता है, 1 रोक करके रखते हैं अपन। तो ये जो हमारी एक नेचर बनी हुई है, नेचर नहीं, मैं तो कहूंगा कि भाई आपकी जेब का पैसा है। आप बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि लंबे पांव इतनी पसारी जितनी आपकी लंबी चद्दर है। तो चद्दर कहां से लाएंगे सर, पांव तो लंबे होते जा रहे हैं। योगेंद्र जी, मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहना ये है कि देखो आज अगर पेट्रोल की प्राइसेज है या डीजल की प्राइसेज है हिंदुस्तान में दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, कई कंट्रीज में तो इससे बहुत ज्यादा प्राइसेज है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड की तुलना करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा प्राइसेज सर उसमें जाएंगे। नो दूसरा हमें देखे, मैंने पहले क्या कहा कि हमारी ओर से शुभकामनाएं $5 ट्रिलियन के लिए, इसके लिए कौन नजरअंदाज करना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति बनेगी। मोदी जी का सपना है 2025 तक हम सर मोदी जी का हर सपना हिंदुस्तान का सपना है, हिंदुस्तान का सपना है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है ना, ये हमने जो दिया है ये वास्तव में करके दिखाएंगे। 2025 तक $5 ट्रिलियन की आर्थिक शक्ति भारत की बनेगी और उसी रफ्तार पे हम बढ़ते जाएंगे। आज सीतारमन जी ने कहा है कि भाई $2.6 का अभी $ट्रिलियन अभी है, $3 ट्रिलियन का हमारा 2019 का टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते 2025 के अंदर $5 ट्रिलियन को इसको अचीव करेंगे और ये हमारा सपना, और ये पूरा करके देंगे। और इसके लिए डेवलपमेंट के बहुत सारे, आप देखो पीपीपी मॉडल पर रेलवे को ला रहे हैं, तो रेलवे को पीपीपी मॉडल ला रहे हैं तो उससे आपको जनरेशन तो बढ़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी होगा, रेलवे का विकास। मैं मानता हूं सर, 1 करोड़ 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी, तो उसमें भी एक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर के अंदर कई तरह की स्कीम्स लाए हैं। अभी जैसे 85,000 करोड़ रुपए, हमने 87,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर को 6,000 रुपए ईयरली है, हालांकि छोटा अमाउंट है लेकिन ये एक देने का। इसी तरीके से पेंशन योजना लाए हैं किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। तो ये सब चीजें, अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक चीज आप देखो, फॉरेनर्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। जो पिछले 5 साल पहले 200 के अंदर इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी फर्स्ट 200 के अंदर नहीं आती थी, जो कि विद इन 5 इयर्स के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया की आई है। तो आने वाले टाइम में और भी ये चीजें हैं, तो ये सब चीजों। सर उसमें बजट आप 400 करोड़ रुपए दे रहे हैं सर, हायर एजुकेशन। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये एक छोटा अमाउंट है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। ये इनिशियली अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल भर का 400 करोड़ है। इसमें बजट, यूनिवर्सिटी का बजट सर इससे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक सोच तो है ना, मोदी जी की सोच है कि भाई यहाँ पे
अच्छी यूनिवर्सिटी बने, टॉप 200 के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी। चलिए, आपके दावों पर मैं जवाब लूंगा अभी धाकड़ साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम उस खास मुद्दे की जिसमें मोदी साहब ने एक लक्ष्य रखा है, चर्चा हासिल करने को लेकर के है, लेकिन यह बात भी सही है कि मुश्किल नहीं है। और अभी गर्ग साहब ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए धाकड़ साहब के पास में जानना चाहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है धाकड़ साहब, और अभी आपने सुना भी कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। एफडीआई का मैंने जिक्र भी किया आपसे पहले भी, उसी पर मैं जानना चाहूंगा कि एफडीआई हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में कितनी कारगर होगी। योगेन जी, पहले तो मैं आपको पेट्रोल डीजल की जो बात करी थी, मैं उस पर एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। वित्त मंत्री जी ने भी कहा और गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, लेकिन जो डीजल है, कृषि कार्य में यदि कोई चीज काम आती है तो वो डीजल है। डीजल के बिना कोई भी कृषि कार्य होना असंभव है। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी हर जगह डीजल आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। तो यदि ये कहें कि केवल जो है 4 व्हीलर को या जो कार मेंटेन कर रहा है उसको फर्क पड़ता है, इस डीजल की वजह से उस हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी फर्क पड़ता है, उसका भी बजट खराब होता है। और किसानों की जो परचेजिंग पावर, जो वैसे ही हालत खराब है, ये जो डीजल की प्राइसेज उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द पैदा करेगी, क्योंकि एक दिन में अचानक ही इतनी प्राइसेज बढ़ जाना, क्योंकि अभी वापस से बुवाई का समय है, आपकी खरीफ की बुवाई चालू होगी, फिर रबी की बुवाई चालू होगी, तो किसान के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी जो एक और समस्या है किसान की, वो है उसका बीजों के ऊपर जीएसटी। आज बीज के ऊपर 28% का जीएसटी है। सरकार को चाहिए कि बीज जो है उसके लिए उसको जीएसटी से मुक्त करे, जिससे कि किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। ये मान के चलिए कि यदि हमने किसान की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाई, किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया, एमएसपी से ही अकेले से कुछ नहीं होना, क्योंकि एमएसपी से क्या होगा, आपकी किसान की टोटल जितनी फसल पैदा होती है उसका 25% भी एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। 25% तो ज्यादा है, मैं 10% की बात कर रहा हूं, 10% ही एमएसपी पे खरीदी जाती है, और किसान उसके बाद में फिर आड़तियों, दलालों और बिचौलियों के जाल में फंस जाता है। तो सरकार उसकी भंडारण क्षमता करे। यदि वाकई में सरकार किसान की समृद्धि चाहती है, इंफ्रा का वही पार्ट है कि आप उसमें लेकर के जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, जगह जगह आपको कोल्ड स्टोरेज या भंडारण के लिए जो है। लेकिन गर्ग साहब, याद है कि सवाल इस वजह से इनका धाकड़ साहब का उठ रहा है। आप चले एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रा उठा भी देंगे, बहुत अच्छी बात है, लगा भी आप लेकर के भी आएंगे, लेकिन इस रेशो में अभी हम 5 साल का देखें पहले कार्यकाल में, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ है कि आपने कोल्ड स्टोरेज बनाए, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इनका नाम तो सुना है मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उसमें हो नहीं पाया, क्योंकि आज भी जो क्रॉप की रेट में ये कहें कि जो अंतर आ रहा है कि टमाटर एक बार पैदा हो गए, उस बार किसान को नहीं कोई खाने वाला तो फेंक रहे हैं, टमाटर गाय भी खा रही है, और नहीं हुए तो 200 रुपए किलो खरीदने पड़ रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं हमारे पास में। योगेंद्र जी, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक किसान क्या होता है कि जैसे आज टमाटर की पैदा, आज उसको लगा कि यार 100 रुपए किलो में बिक रहा, तो वो किसान फिर उस टमाटर की पैदावार पे ही चला जाता है, तो वो उससे क्या पैदावार बढ़ जाती है। देखिए सर, तो उस वजह से तो ये इस चीज कारण ही है गर्ग साहब कि उसको देखे कोई, इसी के लिए हमने काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स और नए ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 कृषि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिससे कि हर किसान को ये पता रहेगा कि अब कौन सी पैदावार करनी चाहिए जिससे कि हमको इसका फायदा होगा। तो अगर ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा तो डेफिनेटली पैदावार बढ़ेगी और उसका अच्छे एक प्राइस भी प्रॉपर मिलेगा। इसमें तकलीफ क्या है कि जो गांव के स्तर पे किसान को जो एजुकेट करने की बात है, वो 10,000 इंस्टीट्यूशन नहीं, आपको एक तहसील के लेवल पे
एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल, देना होगा। बिल्कुल, तहसील और ये ग्राम के जो ग्राम सेवक जितने भी हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारा जो बजट है, आपका वक्तव्य को रेगुलर रखूंगा। मैं एक छोटी सी बात में कहना चाहूंगा सर, हमारे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, एक हमारा विजन जो है वो बहुत बदल गया है। हम ये कहते हैं कि सब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर निवेश आ रहा है। अरे भाई साहब, निवेश कौन सा आ रहा है? वहां पे कोई ट्यूबवेल खुदवा करके या फिर इरिगेशन में कुछ नई मदद करो, नहीं। वो किसान से जमीन लेंगे, पॉलिसी बदलवाएंगे और फिर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देंगे। ये इन्वेस्टमेंट है हमारे यहां पे, इसको बड़ा इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जब खाद्यान्न पैदा नहीं होगा तो खाएंगे कहां से। हालांकि एक बात जरूर कही है निर्मला सीतारमण ने कि दलहन में हम आत्मनिर्भर बने और इसका जो इंपोर्ट है हम उसको घटाने की कोशिश करें कि हम बिल्कुल दलहन में मजबूती के साथ में आए। वो बिल्कुल होना चाहिए। ये आप टास्क लेके नहीं चलेंगे तो किसान के लिए तो बड़ी मुश्किल की बात होगी कि वो कैसे होगा। और दूसरी बात, केवल ये नहीं है कि एमएसपी बढ़ाने से चलिए किसान के पास में पैसा, किसान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो ये देख करके आप तो कह तो रहे हैं सर कि इतनी पैदावार की बात है, पैदावार होना अच्छी बात है, हमें कुछ हुनर होना चाहिए। हम तो चाहते ही हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम हो। हमारी दाल भी तो दूसरे खाने वाले लोग होंगे। अब ये बताइए कि बाजरे की खरीद, जो बाजरा राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बंपर पैदावार होती है, कर्नाटक तक होता बाजरा पैदा, वो बाजरे की खरीद एमएसपी तो बहुत अच्छी बढ़ाई, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वास्तव में किसान बाजरे की जहां फसल होती है, आई थिंक एक फसल ही ले पाता है किसान, वो भगवान के भरोसे होती है। उसकी खरीद 17%। तो एमएसपी से क्या होगा सर 17% खरीदने से? इसका जो आप कह रहे हो इसमें वास्तव में कि आपको खरीद के ऊपर भी फोकस 17% की उनको बढ़ा के, जैसे इन्होंने बोला है कि सुरेंद्र धाकर जी ने बोला कि भाई इसकी परसेंटेज 17 से बढ़ा के इसको 40 इसको लेके आइए। क्योंकि देखिए आज ऐप से है कि आपके गोडाउन है ना सर, वो केवल गेहूं की खरीद, केवल गेहूं खरीद रहे हैं बस। वो बिल्कुल सही बात है कि हम इसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि आप मूंगफली, सर मूंगफली का क्या कंजम्पशन नहीं हो पा रहा? मूंगफली की स्थिति, मूंगफली बिक नहीं रही है। कैपेसिटी बढ़ती रही। एक मंडी में साहब, एक मंडी में दलहन के 200 300 ट्रैक्टर। बिल्कुल सही है कि देखो भारत है आज कृषि प्रधान देश अक्टूबर में, और एग्रीकल्चर के अक्टूबर में दलहन आ जाता है हमारे यहाँ पे, आ ही जाता है दिवाली के आसपास। सर मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं 28 दिसंबर को किसी जगह पे था, कोई परिचित रेफरेंस के साथ में मिला मेरे से कि साहब थोड़ी सी मेरी मदद करा दीजिए। मैं क्या मदद है? दूदू मंडी के अंदर, दूदू या बगरू मंडी जहां भी है वहां पे कि साहब 200-250 ट्रैक्टर मूंग उड़द के खड़े हुए हैं वहां पे मूंग की खरीद के लिए। तो मैं कहता बड़ी अजीब बात बता रहे हो यार, ये कैसे संभव है? ये तो एक मंडी की पोजीशन है, और अगर बरसात आ गई तो बेचारे के सारे सपने चूक। बिल्कुल आप सही है। इसमें दोनों देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे। चलिए मैं एक बार धाकर साहब के पास में वापस चला जाऊंगा, नहीं तो धाकर साहब का व्यू जो है वो ट्रैक से उतर जाएगा। वापस में एफडीआई का जिक्र, एफडीआई को लेकर के कहा जा रहा है, अभी जैसे गर्ग साहब ने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था और पटरी पर, तो देखिए आज मैं कहूंगा निश्चिंत होकर मानना चाहिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरी है, ना आज उतरी है, ना आज से 20 साल पहले कभी उतरी। ये हिंदुस्तान की मजबूती और लोगों का सोच जो रहा है, कभी इसके लिए कोई क्रांतिकारी हमारे यहां पे तूफान नहीं मचा कि साहब इकोनॉमिक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और उसकी वजह से लोग सड़कों पे आ गए और हाय तौबा मच रही है। आई थिंक ईश्वर की कृपा अभी तक ये हालात हमारे यहां पे नहीं बने, और सिर्फ ये इसी वजह से है कि जीडीपी के आंकड़े मेंटेन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में एक मैसेज आता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी के आंकड़े हमारी जेब से तय होते हैं और हम ये देख करके चलते हैं कि वास्तव में मेरे पास में कितना पैसा है, कैसे उसको चुकाना है। हमारा खुद का अपना एक मैकेनिज्म जो है, एक हर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का, उसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बिल्कुल निश्चित रूप से मजबूत है। आप भी उसमें भागीदार, मैं भी हूं, ये भी हैं, हर व्यक्ति, वो एक मजबूती है हमारे यहाँ की। एफडीआई को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में एक स्टेप है कि जिसकी वजह से हम 5 ट्रिलियन पे जा पाएंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल सहमत हूं मैं योगेन जी। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, मोदी सरकार ने भी, मोदी 2 में भी, सभी सरकारों ने हमेशा ये कोशिश करी है कि एफडीआई लेके आए, क्योंकि दायरा बढ़ाते चले गए, दायरा बढ़ाते गए। मनमोहन सिंह जी के समय में भी जब हमारा उदारीकरण चालू हुआ 1990 91-92 में,
बेसिकली तब से हमारी जो इकोनॉमी आई थिंक सर ये तो मुझे लगता है एक धर्म हो गया, आपको निभाना ही पड़ेगा, वैसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद में पूरा देश एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्लोज मोड में रख नहीं सकते, यदि आप रखेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, है ना। आपको या तो फिर आपके पास में प्रोडक्शन इतना हो कि दुनिया के भरोसे नहीं, हमारे सिर्फ भरोसे पे दुनिया रहे। बिल्कुल। तो योगेन जी, यहाँ पे एफडीआई के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि एफडीआई जितनी आएगी हमारे देश का उसमें विकास होगा, लेकिन एफडीआई हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, है ना, हमारी इन चीजों में आए, ये बहुत अच्छी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में एफडीआई नहीं आए ये, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमेशा एफडीआई या जो भी आएगा यहाँ पे कमाने के लिए आएगा, उसका समाज सेवा मकसद नहीं है। सरकार को वहां पे चेक एंड बैलेंस हमको रखने पड़ेंगे कि कहीं एफडीआई की वजह से कहीं दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं डेवलप नहीं हो जाए, वो चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। क्योंकि एफडीआई को लेकर के हिस्ट्री आज तक की ये रही कि कोई भी सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, कि वो देखते हैं हम चैरिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, तो कमाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है जोगित जी कि एफडीआई में अभी जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लाए हैं या मीडिया के अंदर लाए हैं, जहां जहां ऐसा लगता है कि इनमें अपन एफडीआई ला सकते हैं, देश का विकास करते हैं, तो उसी पे फोकस रखा है। परसेंटेज वाइज में कुछ सेक्टर्स में शायद परसेंटेज बढ़ाया है कि भाई 10-20 से 25% से 30% या 40% किया, लेकिन इनमें शायद 100% का इनका प्लान है। तो ये अच्छी सोच है कि भाई एफडीआई आएगी तो डेवलपमेंट होगा। आज पीपीपी मॉडल पे अगर रेलवे का विकास होगा तो रेलवे के विकास के लिए आज 50 लाख करोड़ का अगर मान लो रेलवे में विकास में अगर आपको आने वाले 10 साल के अंदर करना है, तो वो कहां से आएगा? इसी तरीके से आएगा पीपीपी मॉडल से, या फिर इसके अंदर भी कुछ इस तरह के साधन डेवलप करेंगे कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से सड़कों का जाल, अगर सड़कों का 1.25 लाख किलोमीटर अगर आपको सड़कें बनानी है तो उसके लिए पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो सब चीजें अभी एक एनआरआई के लिए एक बहुत अच्छा किया कि एफपीआई के अंदर अगर एनआरआई कोई पैसा यहां पे देता तो उसको एफपीआई माना जाएगा, फॉरेन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा सोच है कि भाई एनआरआई को एफडीआई के रूप में नहीं मान के एफपीआई के अंदर माना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एनआरआई आता है तो साहब आपको 180 दिन की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली आधार कार्ड लीजिए। तो वो एक एनआरआई को ऐसा लगता है कि मेरा हिंदुस्तान है और वो यहाँ आएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये अच्छी सोच है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए $5 ट्रिलियन की जो अपनी आर्थिक शक्ति है वो 2025 तक होनी चाहिए और मोदी जी का सपना पूरा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। योगेन जी, एक चीज और मैं कहूंगा, जो बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या है वो है रोजगार। युवा बुरी तरीके से त्रस्त है। एनएसएसओ की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें कहा कि हम एवर हाईएस्ट बेरोजगारी है 45%, 45 साल में 45 साल की एवर हाईएस्ट हम बेरोजगारी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी सरकार को बार बार चेताया है कि भाई आपकी बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमको उन युवाओं को काम देना होगा, उन युवाओं को रोजगार देना होगा, क्योंकि 45% यदि बेरोजगारी है तो आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये युवा हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और शक्ति विकास और विनाश दोनों कर सकती है। यदि उस युवा शक्ति का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो 303 देने वाली वही है। तो 303 बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इस चीज के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए स्टार्टअप्स के अंदर अभी आपको उतने देखा। एक बात जानना चाहूंगा सर, देखिए कल हमारी डिबेट में एक बात आई थी, आप ये बात कर रहे हैं, लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि आंकड़ों पे मत जाइए, आंकड़ों पे तो जाना पड़ेगा। जब हम जीडीपी के आंकड़े पे विश्वास करेंगे तो हमें रिपोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में 45 ईयर्स में हम नीचे आए। गर्ग साहब, अभी इसी बात को लेके, जैसे कि आपने कहा कि हम अवसर बहुत मिले, स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इसके माध्यम से लोगों को रोजगार सृजित भी है। इन आंकड़ों को खारिज कर रही है सरकार। यहीं पे कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर के आरोप लगाते हैं कि फैब्रिकेटेड आंकड़े सरकार लेके आ रही है, जो कभी ना कभी तो सामने आएंगे। ये इस वजह से जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे, आपको ध्यान हो कि लालू यादव रेलवे मंत्री रहे थे और उनको IIM अहमदाबाद ने भी बुला लिया लेसन देने के लिए कि यार ये कैसे चमत्कार है लालू जी का। जब श्वेत पत्र ममता बनर्जी ने रेल मंत्री बनते ही जारी किया तो उसमें पता लगा कितने 1000 करोड़ नीचे चले गए। तो सर मुझे लगता है कि नहीं, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मोदी जी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कहीं हमें देखो रिपोर्ट्स को खारिज करना चाहिए, अलार्मिंग पोजीशन में आ सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए मैं बताता हूँ। एक बार जाकर साहब मैं आऊंगा। हाँ, मैं कहता हूं कि
इन रिपोर्ट्स को हम सरकार की तरफ से खारिज किए। जितने भी आंकड़े आते हैं जहां पे भी, तो सरकार उनको खारिज करती है कि आंकड़े पे मत जाइए। जीडीपी के आंकड़े पर विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे जीडीपी की कैलकुलेशन में चेंज किया है, पैरामीटर्स चेंज किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल 7% दिखाने के लिए ही कर रहे हैं और एक्चुअल में हमारी की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कहीं कम हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को यदि आंकड़े, अपनी सरकार अपने ही आंकड़ों को नकारती है तो ये मान के चलना कि भाई सरकार के मन में कहीं किसी और तो फैब्रिकेशन किया जा रहा है। ये मतलब एक तरफ तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि फैब्रिकेशन की बात है। अब जैसे आप कह रहे हो ना स्टार्टअप्स के लिए, मैं कहना चाहता हूँ अभी स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके इनकम टैक्स वाले पूछताछ नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहां से पैसा ला रहे हो, पहले एक कि आप कहां से लाए क्या थे, तो अगर उससे आपको देखो रोजगार, एक आपके मुद्रा लोन, सर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सर आप में एक बात बताइए, जो स्टार्टअप करेगा वो चले एक रिसोर्स नहीं बताएगा अभी कि मेरे इन्वेस्टमेंट का जरिया क्या रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो उसकी खड़ी होगी इनकम टैक्स उससे तो पकड़ में आएगा कि आप ये बताइए कि ये प्रॉपर्टी खड़ी कहां से कर ली, इसका रिटर्न का क्या स्थिति है। बिजनेस चालू करने के लिए वो बढ़ाएगा, फिर स्टार्टअप चालू किया, चलिए स्टार्टअप में पैसा कहां से आया, स्टार्टअप में पैसा कहां से आया वो आपको सोर्स नहीं बताना है, उस पर स्क्रूटनी नहीं होगी। इसी तरीके से आपके अभी इनकम टैक्स के अंदर है, इनकम टैक्स में ऑनलाइन रिटर्न्स जारी है और आपको अब आने वाले टाइम में, हालांकि अभी भी बहुत हो गया कि भाई आने वाले टाइम में आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि आपका आईटीओ या जो असेसिंग ऑफिसर है वो कौन है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसी तरीके से आपके अब मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के अंदर आप देखो 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 7 लाख 20 लाख मतलब करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का उसके अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूशन हुए। तो उससे क्या रोजगार के अवसर बढ़े होंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े होंगे, 100% इसके अंदर मैं मानता हूं। इसी अभी एमएसएमई इसमें मैं सूरज जी एक चीज कहना चाहता हूं, आपने मुद्रा लोन की बात करी थी, आप मुद्रा लोन को देखेंगे तो मुद्रा लोन आपको पता है 50,000, 5 लाख और 10 लाख 3 कैटेगरी का लोन है। सरकार ने कहा है कि हमने इतने लोगों को मुद्रा लोन बांटे, उस मुद्रा लोन की आप हकीकत देखिए 95% से ज्यादा आपके 50,000 से कम के मुद्रा लोन बांटे गए। 50,000 में सूरज जी ये तो आप भी मानते हैं कि व्यापार नहीं हो सकता, और जितने 50,000 के मुद्रा लोन दिए हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है अभी तक उसका पता नहीं है। तो यहाँ पे सरकार, मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो मुद्रा लोन की बात कर रही है उसका टिकट साइज बढ़ाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं तो 50,000, 5 लाख और 10 लाख रुपए। तो आप ये चीजिए कि जो उसकी कैपेसिटी, आज मेरे पास एक ही कस्टमर आया था, मैं बीजेपी से है तो लोग बाग इस तरह की समस्याएं मेरे पास आती, तो आज ही मेरे पास में एक बंदा आया कि साहब मेरी 50,000 रुपए, मैंने फिर उसके पासबुक में तो वास्तव में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। मैंने ही आज बैंक वालों को कहा कि भाई इसके ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, इसको बढ़ाए, तो उन्होंने बोला कि सर ट्रांजैक्शन अच्छे तो बढ़ाना चाहिए। और इस तरह की जो कुछ समस्याएं रहती है बैंक वालों की, उसमें क्या है, लेकिन ये है कि अगर मान लो उसकी योग्यता रखता है तो डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए। और आप जैसे कह रहे हो कि मुद्रा लोन चलो 10 लाख है, इसके बाद में भी अगर आपको बिजनेस के लिए है तो 2 करोड़ रुपए तक विदाउट कोलेटरल सीजीटीएमएस की स्कीम है, उसके अंदर चले जाइए, उसके अंदर आपको लोन मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ सुरेश जी, तो इसलिए लोन आने वाले समय में जो एवरेज टिकट साइज है वो 22,000 रुपए की है। एवरेज टिकट साइज आप सरकारी आंकड़े, मेरा आंकड़ा नहीं है इसमें कुछ भी, 22,000 या 23,000 रुपए एवरेज टिकट साइज है मुद्रा लोन की। पर्सन देखिए आप कितने लोगों को दिया है, उससे आप देखो कि 7 लाख, आज 7.5 लाख करोड़ रुपए का अगर लोन डिस्ट्रीब्यूशन किया है 13 करोड़ लोगों में, तो आप अगर एवरेज लगाएंगे तो मेरे ख्याल से 22,000 रुपए तो नहीं आ रहा उसके अंदर। फिर दूसरा, आज अगर एक ठेले वाले को, आज जो ठेले वाला है, जो एक रेवड़ी वाला है, उनको अगर मान लो 50,000 रुपए तक की भी आर्थिक सहायता बड़ा भार बनने वाला है आने वाले समय में, सरकार को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा लोन के अंदर जो है, अगर एनपीए का रेशियो, अगर आप मुद्रा लोन की बात करते हो तो एनपीए रेशियो अभी 2% के लगभग है, जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर जो एनपीए रेशियो वो बहुत बड़ा हुआ है। आपने अभी
एक नया एक आया कि हमने 70,000 करोड़ रुपए अभी नेशनलाइज बैंकों को हम देंगे उनकी पूंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए और एनबीएफसी को सपोर्ट करने के लिए। एनबीएफसी को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की गवर्नमेंट ने गारंटी की व्यवस्था की है। इसी तरीके से जो हाउसिंग कंपनियां हैं, हाउसिंग कंपनियों को एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलाइज करेगी। तो इन सब चीजों से भी आपके देखो जो एक समस्या हो रही थी, एनपीए बढ़ रहे थे, तो वो एनपीए पे काफी रोक लगी है। 4 लाख करोड़ रुपए के हमने एनपीए में रिकवरी की है, जो 2014 से पहले के जो लोन दिए हुए थे। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं बैंकों से फंडिंग कराता हूं, तो मैंने खुद ने मेरे को किसी बैंक मैनेजर ने, मैं बैंक का नाम तो कोट नहीं करूं, उन्होंने कहा कि बोले सुरेश जी पिछले 5 साल में हमारे पास में किसी का भी फोन नहीं आया कि ये लोन कर देना, जबकि उससे पहले ये स्थिति हुआ करती थी कि साहब ये फलाना आदमी आ रहा है, इसका वो फंडिंग हो जाती, ये इस तरह की स्थिति है। तो आप ये देखो कितना बदलाव आया, आपने एनपीए के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। तो ये सब चीजें देश में बदलाव आया। मोदी जी हैं, मोदी जी ईमानदार हैं, 5 साल से हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये सब चीजें जीडीपी को बढ़ाएंगे और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी 2025 तक की सोच है वो उसको पूरा करेंगे हम। इसमें एक बड़ी बाधा पैदा कर दी 5 ट्रिलियन के अंदर। अभी लिस्टेड कंपनीज को या जो कंपनीज हैं उसका जो पूंजीकरण है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वो 75% से कम करके 65%, यानी कि उसको किसी भी प्रमोटर को अपनी होल्डिंग का जो कैप है वो 10% डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो एमएनसीज के लिए पर्टिकुलरली ये एक बड़ी हर्डल आपने अपने ही बजट में पैदा करी है कि आपको जो है अपनी कभी 90% होती थी, आप 90% होल्डिंग रख सकती थी एमएनसी या कोई भी कंपनी, उसको 75% किया, अब 65, यानी कि 35% आपको पब्लिक को देना कंपलसरी होगा। मुझे मेरी शेयर्स को मैं नहीं बेचना चाहता, मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है, मैं होल्ड करना चाहता हूं, मुझे फोर्सफुली बेचने के लिए सरकार बाध्य करेगी। तो यहां पे कंपनी क्या होगी, या तो अनलिस्टेड हो जाएगी या फिर अपना कारोबार समेटेगी। और सरकार का जिस हिसाब से हो सकता है आज अनलिस्टेड कंपनीज पे भी लगा दे, तो एक ये सरकार का इसके प्रति सोच ये भी हो सकता है कि जनता का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें अगर मान लो कोई दुरुपयोग होने की चांसेस है वो कम होंगे। एमएनसी की तो मेरी बात है, एमएनसी की जहां तक बात है कि अगर 92% भी जनता का पैसा है, 92% तो आपका जनता का पैसा लग रहा है ना, उसमें प्रमोटर अपना पैसा खुद का पैसा लगा रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। प्रमोटर्स को इसमें फायदा ही है ना, जनता का पैसा उसके पास आज प्रमोटर्स को जो जनता का पैसा उसके पास आ रहा है ना, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को आप देखिए उसमें क्या होगा, जब मेरी बिकवाली बढ़ेगी, आप शेयर बाजार को समझते हैं, तो बिकवाली बढ़ेगी तो मेरे को फोर्सफुली बेचना पड़ेगा। तो यदि कोई चीज आपको जबरदस्ती बेचनी पड़ती है तो उसके दाम नहीं मिलते हैं। मार्केट में जो टूटत थी, जो 400 सेंसेक्स एक साथ गया, एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनको सेंसेक्स तो देखो आज 40,000 के सेंसेक्स बैठा हुआ तो जाकर 40,000 भी पहुंच गया, तो ये कहते हैं कि साहब 40,000 तो वैसे ही पहुंच गया, दूसरे मिड कैप के तो बड़े नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन है। तो आज दूसरा आज 20,000 से 40,000 में पहुंच गया, तो ये भी 5 साल के अंदर ही हुआ है। मोदी जी का ही तो सपना है, देखो ना आप कहां से कहां सेंसेक्स पहुंच गया। तो ये आप मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। मोदी जी गलत दिशा में नहीं जाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये पक्का मानना। आने वाले 5 साल के अंदर 2025 के अंदर हम इस चीज को मैं मानता हूँ। गर्ग साहब देखिए, एक बात बताइए, देश को पीछे ले जाने की सोच किसी ने रखी या देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा अपने मुल्क में रहा होगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं, लेकिन साहब एक चीज बता दो, 2014 से पहले जितने भी लोन हुए हैं, मैक्सिमम लोन एनपीए हुए हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। आपका कहना है कि जो आज पैसे ले लेकर के भगे हैं वो सब जो जिन लोन में क्या होगा सर? लोन में क्या है? नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो कब से चला आ रहा था? 2014 से पहले से जरा। सर आप नहीं पकड़ पाए 5 साल? नहीं, इसका मैं बता रहा हूँ ना, जब पकड़ नहीं पाए आप लोग। मैंने आपको जैसे ही पकड़ में आया हमने उजागर किया ना उसको। पिछले 5 साल के भगने के बाद नीरव मोदी की आज जेल में क्यों है? हमारी सरकार मजबूत है, आज मजबूत सरकार है। आज विजय माल्या कह रहा है कि सब मैं वापस तो इंडिया में आना चाहता हूं या इंडिया को पैसा वापस रिटर्न करना चाहता हूं। तो क्या है ये मोदी जी की शक्ति है कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज अपना नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम परचम पे रहा है। तो उस वजह से आज चौकसी है, मेहुल चौकसी, उसने कहीं वहां की सदस्यता ले ली। आज वो कंट्री कह रहा है कि हम इसकी सदस्यता रद्द करते हैं क्योंकि ये बात। तो ये सब मोदी जी का विजन, मोदी जी की मजबूती है कि आज हर आदमी, हर कंट्री
भारत से प्रेम करना चाहता है, भारत से जुड़ना चाहता है। सूरज जी, मैं पॉलिटिकल ज्यादा नहीं समझता, मैं केवल इस चीज में लेकिन सिर्फ भावनाओं से $5 ट्रिलियन नहीं होगा, इसके लिए तो आपको धरातल पे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको जो एमपीए हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से या हमारी उन किसी पॉलिसीज की वजह से जो व्यापार धंधे वो चौपट हो रहे हैं। देखिए, लोन लेके आप, चाहे आप लोन ले या मैं लोन लूं, जब भी कभी भी हम लोन लेते हैं तो कभी भी इस इरादे से नहीं लेते कि हमें रिपेमेंट नहीं करना। हम लोन लेते हैं, हमारे व्यापार को विकास करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और बैंक का पैसा रिपेमेंट करते हैं। यही है कि आपका यही होता है। लेकिन आज यदि मुझे घर बेचना पड़े तो कहीं न कहीं यहाँ पे मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है, जो मैं कमा पा रहा हूं वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी पॉलिसीज ऐसी तो नहीं है जिनकी वजह से व्यापार धंधों को बढ़ाने में कहीं बाधा हो रही है। तो ये गवर्नमेंट को इसमें अच्छी तरह पूरा चेकअप और अच्छी तरह पूरा ध्यान रख रही है गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इन सब। ये तो अभी वक्त बताएगा कि भाई अपन, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन 2025 तक $5 ट्रिलियन। नहीं, हम तो कह रहे हैं 2023 हो जाए। कौन नहीं चाहेगा देश के विकास को, सब कुछ। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तो कुल मिलाकर के आपने पूरी डेप्थ के साथ में हमारे साथ बैठे हुए दोनों चार्टेड अकाउंटेंट, उन्होंने बताया कि $5 ट्रिलियन कैसे हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल एक स्लोगन हर जगह काम आएगा बीजेपी के लिए कि ये संभव कैसे है, तो उसमें कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और चलिए, हम तो शुभकामना देंगे वर्तमान सरकार को कि $5 ट्रिलियन इसी कार्यकाल में अचीव करें। और लेकिन कुछ बाधाएं हैं, उनसे मोदी साहब को 2-4 करना पड़ेगा। और ये सहज नहीं है कि मुश्किल नहीं है तो सहज भी नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं कि जिन्हें आप किस तरह से उनसे पार पा पाएंगे, ये सबसे बड़ी एक बात है। तो चलिए, हम तो यही कहेंगे कि जरूर अचीव करिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन धाकड़ साहब ने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एफडीआई का लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस का ख्याल जरूर रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।